हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? मजे में? तो हम लोग देख रहे हैं टीडीएस रेट्स। बहुत सारे सेक्शन के देख लिया आपने, लेकिन अभी भी कुछ सेक्शन के देखने बाकी हैं। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे सेक्शन 194 एन से। ये बहुत पुराना सेक्शन नहीं है, रीसेंट पास्ट में ही इसे इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट इस सेक्शन के जरिए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हो, अपनी बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हो, तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। तो बेसिकली अगर लोगों को अपना टीडीएस बचाना है कि भाई मेरा टैक्स ना कटे, तो वो क्या करेंगे? कैश विड्रॉल को कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टीडीएस काटती है तो वो काट के, अगर काट भी लेती है मेरा टीडीएस, तो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको क्लेम कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि आप कैश विड्रॉ करोगे हम टीडीएस काट लेंगे, तो हम कहेंगे काट लो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टीडीएस काटती है तो उतना पैसा मेरा जमा हो जाता है, और जब भी मेरी टैक्स लायबिलिटी आती है हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं टैक्स पेबल में से, और अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी कम भी होती है तो टीडीएस रिफंड हो जाता है। तो टेंशन की बात तो नहीं है। तो टीडीएस कटना एक परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये सब ना जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है अरे गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया, अरे टैक्स काट लिया तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए दिक्कत थोड़ी ना है, मेरा ही टैक्स है जो गवर्नमेंट ने काट के जमा कर दिया है, बैंक ने काट के जमा कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है अगर आपका टीडीएस सेक्शन 194 एन में कट जाए, एज बिकॉज यू विल बी एबल टू क्लेम इट। अब मैं आपको बताता हूं, एक जमाने में, आज से तकरीबन मुझे लगता है कि 20 साल पहले की बात होगी, या 20 साल नहीं 20 साल तो नहीं, 15 साल मोटा मोटी पहले की बात होगी। एक टैक्स लगता था बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, बीटीटी, जिसको फिर से लाने की बहुत बात हो रही है, हलचल हो रही है काफी ज्यादा। लेकिन बहरहाल अभी मैं आपको बताऊं कि 15 साल पहले एक टैक्स हुआ करता था बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप बैंक से एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश विड्रॉ करते थे तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाता था। एक टैक्स होता था, उतना परसेंटेज टैक्स आपके एक खाते से काट दिया जाता था, और वो टैक्स कोई टीडीएस नहीं होता था, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता था, वो टैक्स कटा और गया, खत्म हो गया। जैसे आज आप शेयर का ट्रांजैक्शन करते हो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो उस टैक्स का कहीं कोई छूट मिलता है क्या इनकम टैक्स वगैरह से? नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स की तरह कटता था, वो आपका खर्चा है, आपका पैसा कम हो गया, बस, उसको कहीं क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। तो तब वो जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था ना, तो लोग सचमुच पैसा कम विड्रॉ करने की कोशिश करते थे कैश, क्योंकि वहां पे नुकसान था उतने रुपए का। टीडीएस के जरिए गवर्नमेंट अगर कैश विड्रॉल को कंट्रोल करने की सोच रही है तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं। कैश विड्रॉल एक्सीडिंग ₹1 crore in a financial year from one or more account maintained in a bank or post office। अगर एक बैंक में एक पैन नंबर पे, आप ऐसे समझ लीजिए, एक बैंक में एक पैन नंबर पे जितने भी खाते हैं मिलाकर अगर उसमें आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो आपका टीडीएस कट जाएगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore। देखिए, हर जगह क्या होता था, लिमिट है मान लीजिए 30,000 रुपए की, तो 30,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 30,001 रुपए पे पूरा टीडीएस कटेगा, 30,001 रुपए पे टीडीएस कटेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि 1 करोड़ रुपए तक आप विड्रॉ करते हो टीडीएस नहीं कटेगा, अगर 1 करोड़ 5 लाख रुपए विड्रॉ करते हो तो सिर्फ 5 लाख का टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ की जितना ऊपर अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे कैश में, बस उस पर टीडीएस कटेगा। किस रेट से? 2% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। 2%, 2% का टीडीएस कटेगा 1 करोड़ के ऊपर। सिंपल सी बात है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो 10 लाख का 2% टीडीएस कटेगा। हालांकि ये लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 3 करोड़ रुपए की है, इंडिविजुअल, एचयूएफए, ओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, सबके लिए 1 करोड़ की लिमिट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये लिमिट 3 करोड़ की है। यानी इनके केस में टीडीएस कब कटेगा? जब ये 3 करोड़ रुपए के ऊपर विड्रॉ करेंगे। तो 2% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ की जगह इनके लिए क्या हो जाएगा? इनके लिए 3 करोड़ का अमाउंट हो जाएगा। मतलब अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 करोड़ 80 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर ले, टीडीएस कितना कटेगा? कुछ नहीं। 3 करोड़ 5 लाख विड्रॉ कर ले, 5 लाख का 2%। ये तो उनके लिए था जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है।
अगर एक बंदा ऐसा है जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं होती है, तब तो 1 करोड़ रुपया उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। 1 करोड़ रुपया बैंक से निकाल दे रहा है, रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, तो वहां लिमिट और कम कर रही है गवर्नमेंट। देखिए क्या कह रही है, कैश विड्रॉल एक्सीडिंग ₹20 लाख, उसके लिए 20 लाख की लिमिट हो गई। एक्सीडिंग ₹20 lakh in a financial year from one or more account maintained in a bank or post office by a recipient who has not furnished the return of income for all the 3 assessment year for which the time limit has expired। अगर पिछले 3 असेसमेंट ईयर की जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है रिटर्न की, अगर वो फाइल तीनों साल की नहीं है, ठीक है, तीनों में से मतलब तीनों साल की फाइल होनी चाहिए। हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर फॉर विच द टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड। पिछले 3 साल जिसका समय निकल चुका है, अगर उसने पिछले तीनों साल में रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे केस में 20 लाख रुपए की उसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये कौन सी टाइम लिमिट की बात कर रहा है? टाइम लिमिट रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) की बात कर रहा है कि बिलेटेड रिटर्न की बात कर रहा है कि अपडेटेड रिटर्न की भी टाइम निकल गई है? किसकी बात कर रहा है? कौन सी टाइम निकल गई है? जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो निकल गई है, टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139(1) निकल गई है। और कब तक ये 139(1) की टाइम लिमिट क्या होती है? 31 जुलाई और ऑडिटेड केस में 31 अक्टूबर। ठीक है, तो अगर आपके रिटर्न की टाइम लिमिट निकल गई है, पिछले 3 सालों में अगर आपने कभी भी रिटर्न फाइल नहीं किया था, ठीक है, हु हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल द 3 असेसमेंट ईयर फॉर विच द टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड, तीनों की तीनों साल आपकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए। अगर फॉर ऑल द 3 ईयर्स यू हैव नॉट फर्निश्ड, देन आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए की। हम सीधे बताएं, ऐसे समझिए, पिछले 3 साल की रिटर्न अगर फाइल्ड है, ठीक है, ऑल 3 रिटर्न फाइल्ड, तो ये प्रोविजन है। ऑल 3 नॉट फाइल्ड, ऑल 3 नॉट फाइल्ड मतलब अगर 2 फाइल है तो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? इसी कैटेगरी में आएगा। तीनों की तीनों रिटर्न फाइल होनी चाहिए। पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल है तो तुम्हारे लिए लिमिट है 1 करोड़ से ऊपर, नहीं तो 20 लाख की लिमिट है। भाई तुम रिटर्न तक नहीं फाइल करते हो, पिछले 3 साल में देख रहे हैं कि तुम्हारी 1 साल की रिटर्न ही बाकी है, 2 साल की रिटर्न बाकी है, 3 साल की रिटर्न बाकी है, तो तुम्हारे लिए लिमिट हो गई 20 लाख रुपए की। ठीक है, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के अंदर अंदर 2% टीडीएस है और 1 करोड़ के ऊपर 5% टीडीएस है। यानी जिसकी रिटर्न पिछले सालों की फाइल नहीं हुई है वो 30 लाख रुपए कैश विड्रॉ करेगा तो 10 लाख रुपए का 2% देगा। और अगर वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करेगा तो 20 लाख तक तो देना ही नहीं है, 80 लाख पे 2% और फिर 5 लाख पे 5%। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारे करेंगे। आइए देखिए सेक्शन 194(n), person ROI filed, amount of withdrawal और TDS। पर्सन कौन है? मिस्टर ए है, ठीक है, इसने ROI फाइल की है, ROI फाइल्ड ऑल 3 ईयर्स, ऑल 3 PY, पिछले तीनों PY की रिटर्न फाइल है, ऑल 3 PY ROI फाइल्ड। ठीक है, यस। अमाउंट ऑफ विड्रॉल 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है, TDS कितना होगा? 10 लाख का 2%। समझ में आया? दूसरा केस, मिस्टर बी, ROI फाइल्ड यस, 90 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉल, TDS नील, कुछ भी नहीं। मिस्टर सी, ROI फाइल नहीं, अब लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ROI फाइल यस, 2 करोड़ 70 लाख रुपया विड्रॉ किया है कैश में, TDS नील, कुछ भी नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिट 3 करोड़ की है। फिर से लिखते हैं XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ROI फाइल ऑल द 3 ईयर यस, 3 करोड़ 10 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया है, कितना TDS होगा? 10 लाख रुपया का कितना? 2%।
10 लाख का 2% 30,000 उतना है। नेक्स्ट देखिए ए लिमिटेड, देखिए सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ की लिमिट है, बाकी सबके लिए तो 1 करोड़ की लिमिट है ना। यस, रिटर्न फाइल है 2 करोड़ 10 लाख रुपया, तो कितना होगा 1.1 करोड़ का 2%, 2,20,000। ए लिमिटेड यहां लिखा था, क्लियर है ना कि ए लिमिटेड। मिस्टर सी है, रिटर्न नहीं फाइल कर रखा है, 45 लाख रुपया इसका विड्रॉल है, कैश विड्रॉल, तो 20 लाख तक नहीं लगेगा, 25 लाख रुपए का 2% लग जाएगा, 50,000। मिस्टर डी है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, 1 करोड़ 30 लाख रुपया ये कैश विड्रॉ किया है। तो देखिए पहले 20 लाख का कुछ नहीं, फिर 80 लाख का, 20 लाख तक का तो लगेगा नहीं, 80 लाख का कितना लगेगा 2%, और फिर 1 करोड़ के ऊपर कितना है, अब 1 करोड़ के ऊपर जितना है उसका 5%, तो 30 लाख का 5%, देख लीजिए कितना हुआ, 3,10,000 हो जाएगा। 80 लाख का 2% हो गया 1,60,000, 30 लाख का 5% हो गया 1.5 लाख, 1,60,000 और 1,50, 3,10,000 हो गई। हर वैरायटी के प्रॉब्लम हो गए। चलिए यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां जहां जहां 1 करोड़ रुपीज है ना, यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ हो जाएगा, ये 3 करोड़ पढ़ा जाएगा फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जहां जहां 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वहां वहां 3 करोड़ समझ लीजिएगा आप अपने आप ही, यहां बता दिया है, ये 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, हर जगह वही है, इवन यहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सेक्शन 194O, पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। हु आर ई कॉमर्स ऑपरेटर? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर वो कहते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं? एक प्लेटफॉर्म, या एक प्लेटफॉर्म जो होता है, वेबसाइट हो या ऐप हो, जहां पे बायर और सेलर दोनों आते हैं, ठीक है। सेलर अपना माल लिस्ट करता है बेचने के लिए, और बायर आता है माल खरीदने के लिए, और प्लेटफॉर्म जो बना के बैठा हुआ है वो कहलाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन है? सेलर। जैसे आप अमेजॉन के थ्रू माल बेचते हो तो आप कहलाओगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन क्या है? आप कहलाओगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। आप अगर अमेजॉन के थ्रू माल बेचते हो तो आप कहलाओगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, अमेजॉन क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। नॉट एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग इंडिविजुअल एचएफ हैविंग सेल। अच्छा रुक जाइए अभी इतनी बात। तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन जब अपने सेलर की पेमेंट करेगा तो 1% टीडीएस काट लेगा और फिर पेमेंट करेगा। जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए का माल बेचा फ्लिपकार्ट के जरिए, तो फ्लिपकार्ट जब आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगा तो 1 लाख रुपए में से 1% काट के 99,000 रुपए देगा। वैसे तो आपको पहले मैं ये बता दूं, पहले तो वो अपना कमीशन भी काटता है, 1% और काटेगा, अपना 1% टीडीएस काटेगा, जो भी आपकी पेमेंट बनती है फाइनल उसमें से 1% टीडीएस भी काट लेगा। अब ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, टीडीएस क्यों कटवा रही है? एक्चुअली गवर्नमेंट ने देखा ना कि बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे माल लिस्ट कर रहे हैं अपना और बेच रहे हैं धड़ाधड़, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है उनका, और 1 रुपए की गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ भी पकड़ा ही नहीं जा रहा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए जब हम माल बेच रहे हैं तो अपने घर में बैठे हुए हैं, लिस्टिंग कर दिए हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट का बंदा आता है, मेरे पैकेट लेके जाता है और उसको डिलीवर कर देता है। सारा काम फ्लिपकार्ट अमेजॉन कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम घर में बैठे हैं चुपचाप, मेरा टर्नओवर किसी को पता ही नहीं चल रहा है। हम घर में ही हो सकता है सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं दुनिया भर का, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मेरा क्या टर्नओवर है क्या नहीं है। तो अब सरकार ने कहा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम लोग जब पेमेंट करोगे ना तो 1% टीडीएस काट लो, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी, जिसका टीडीएस कटा है तो हमको पता चल जाएगा उसका टर्नओवर कितना है।
समझ में आया सबको? 194Q, देखिए अभी तक हम यही कहते थे कि टीडीएस किस पे कटता है, जब आप सामने वाले को एक ऐसी पेमेंट करते हो जो पाने वाले के लिए इनकम है। लेकिन अब देखेंगे गवर्नमेंट ना हर चीज पे टीडीएस कटवा रही है। अगर आप किसी से माल खरीदते हैं ना तो आप गुड्स की पेमेंट पे भी टीडीएस काटेंगे। हालांकि बहुत छोटा सा ये परसेंटेज है, 0.1% है, और वो भी 50 लाख रुपए से जितना ज्यादा है उसका। अगर आप माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं, पेमेंट बाय ए बायर टू एनी रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप एक बायर हैं तो सेलर को पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो आप क्या करेंगे, 0.1% आप टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। 0.1% बहुत छोटा होता है, ठीक है। 1% होता है 100 में, 1.1% हुआ 1000 रुपया में 1 रुपया। पर गवर्नमेंट क्यों कटवा रही है टीडीएस? ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए, आप किससे माल खरीद रहे हो, सेलर कौन है ये पता चल जाएगा, कितनी पेमेंट की हो पता चल जाएगा, तो सेलर सही रिपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं ये भी ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझाते हैं आपको। 194Q भी एग्जांपल से समझना जरूरी है। 194Q, मान लीजिए मैंने परचेज किया 90 लाख रुपीस का, ठीक है। इसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हमने 30 लाख रुपए की पहले पेमेंट की, 30 लाख। परचेज किया मैंने 90 लाख रुपए का 5/4/23 को, 30 लाख रुपए की पेमेंट की 8/4/23 को। क्या मुझे टीडीएस काटना है? नहीं, अभी टीडीएस मत काटिए। 50 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट होती है ना तब टीडीएस काटते हैं। 15 लाख रुपए की पेमेंट की मैंने 20/5/23 को, टीडीएस काटना है? नहीं नहीं, अभी रुक जाइए। फिर 25 लाख रुपए की पेमेंट की आपने 18/6/23 को, टीडीएस काटे? हाँ। अब 45, 50, 60, 70 लाख रुपया हो गया। तो अब यहां पे टीडीएस कटेगा, यहां पे टीडीएस कटेगा कितना? 50 लाख के ऊपर कितना हुआ अभी? अभी हुआ टोटल पेमेंट 30, 15 और 25 मिला के 55 लाख रुपए की पेमेंट हुई, ठीक है। नहीं, कितने? 70 लाख रुपए की पेमेंट हुई। 70 लाख रुपए की पेमेंट हो गई तो 20 लाख रुपए का टीडीएस काटेंगे, 50 लाख के ऊपर जितना होता है तो 20 लाख, ठीक है। यहां तक हम लिख देते हैं एग्रीगेट पेमेंट यहां पे हो गई है 70 लाख, तो इसीलिए 20 लाख रुपए का टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 20 लाख एट द रेट ऑफ 1% टीडीएस हो जाएगा यहाँ पे 2000। तो हम उसको पेमेंट 25 लाख रुपए की नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे वो कितना होगा, 25 लाख माइनस 2000 रुपया, हम उसको करेंगे 24,98,000 रुपए की पेमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए नेक्स्ट 30 लाख रुपीस की पेमेंट हो रही है, कब? 15/10/23 को। तो अब तो आपको टीडीएस काटते ही जाना है। एक बार टीडीएस शुरू हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो आप टीडीएस काटते जाइए। पहला टीडीएस तब काटिएगा जब 50 लाख एक्सीड करेगा। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख एक्सीड नहीं किया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और कितना काट रहे हैं? 0.1%। एक सेकेंड, वहां 1 लिख दिया था हमने। टीडीएस कटेगा 30 लाख का 0.1%, कितना हो जाएगा? 3000। सही लिख रहे हैं ना हम? ठीक है, 3000 रुपये का तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड चाहती है कि सब कुछ हो जाए, इसलिए हम पेमेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 लाख रुपए पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे 30 लाख माइनस 3000, हमको पेमेंट करनी होगी 29,97,000। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में 194 में एक चीज छूट गई थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टीडीएस नहीं काटेगा अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग सेल थ्रू ईसीओ अप टू 5 लाख। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ये देख रहा है कि सामने वाला जो सेलर है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू 5 लाख रुपए से ज्यादा की सेल नहीं किया है, मतलब अप टू 5 लाख की सेल किया है, तो टीडीएस नहीं काटेगा वो। मतलब अमेजॉन अपने किसी भी सेलर का टीडीएस नहीं काटेगा
उन सभी सेलर का टीडीएस नहीं काटेगा जिनका टर्नओवर अमेजॉन से 5 लाख रुपए तक का है। मतलब 5 लाख रुपए से ऊपर वाले जिनका टर्नओवर है, जिन भी सेलर्स का 5 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है अमेजॉन के थ्रू, अमेजॉन उनका टीडीएस काटेगा। फ्लिपकार्ट उनका टीडीएस काटेगा जिनका फ्लिपकार्ट के थ्रू वो देखेगा कि मेरे थ्रू कितना माल बेचा है, 5 लाख रुपए के ऊपर बेचा है तो टीडीएस काटेगा 1%। यानी छोटे व्यापारियों का नहीं काट रहा है यहां पे भी टीडीएस। (194R) Payment of any benefit or perquisite to a resident arising from carrying out of a business or profession whether convertible into money or not। देखिए ये सब बहुत होता है कि एक टीवी का डीलर है, उसको कंपनी बोलती है कि तुम 100 टीवी मेरी बेच दो, हम तुमको क्या करते हैं थाईलैंड का ट्रिप दे देते हैं, राइट। तो अब देखा जाएगा कि अगर उस परक्यूजिट की बेनिफिट की वैल्यू 20,000 रुपए पर एनम से ज्यादा की है, साल भर में जो भी बेनिफिट परक्यूजिट दिया जा रहा है अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा का है तो 10% उस वैल्यू पे टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि टीडीएस काटा कैसे जाएगा, क्योंकि उसको तो सीधे थाईलैंड की ट्रिप मिल गई है। अब तो कोई बात नहीं, अगर उस थाईलैंड की ट्रिप की कीमत 30,000 रुपए है तो उसका टीडीएस बना 3,000 रुपए। 3,000 रुपए वो कंपनी जो थाईलैंड ट्रिप दे रही है वो 3,000 रुपए टीडीएस जमा करेगी। आई बात समझ में? मान लीजिए मैं एक टीवी का डीलर हूं, कंपनी ने कहा, सैमसंग कंपनी का डीलर हूं, सैमसंग कंपनी ने कहा 1,000 टीवी बेच दो, तुमको यूरोप का टूर दे देते हैं, और वो यूरोप का टूर जो था वो 4 लाख रुपए का था। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी, 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपया, वो टीडीएस जमा करेगी मेरा 40,000 रुपया, क्योंकि उसने हमको बेनिफिट इन काइंड दिया, और ये भी पीजीबीपी की इनकम होती है। आपने पता है कि अगर बिजनेस की वजह से आपको कोई भी बेनिफिट इन काइंड भी आता है तो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम है, तो सामने वाले ने तो इनकम दी है ना मुझे, तो टीडीएस कहां काटा। अब होता क्या था, ये क्यों सेक्शन लाया गया, ये भी नया सेक्शन है, ज्यादा पुराना सेक्शन नहीं है 194R। ये सेक्शन क्यों लाया गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे बेनिफिट इन काइंड मिलते थे, ट्रिप वगैरह मिलता था, मैं इसकी इनकम थोड़ी ना दिखाता था। मैं कहता था गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि साल में हमको ट्रिप भी मिला था, भाई उसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, ऑन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स की वेबसाइट्स, मतलब इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये इंफॉर्मेशन पहुंच कहां रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग बेनिफिट इन काइंड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब बेनिफिट इन काइंड देते हो, तुम लोग को टीडीएस काटना होगा। अब देखिए वो जो कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, तो वो अगर टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि वो हमें यूरोप का टूर दे रही है, तो अपने यहां तो खर्चा बुक कर रही है ना वो, अब वो टीडीएस काटेगी नहीं, खर्चा डिसल हो जाएगा उसको, तो अब वो टीडीएस काटेगी, यानी हम टीडीएस काटेगी क्या, वो तो परक्यूजिटिंग काइंड है, पैसा तो दे नहीं रही कि काटेगी, इनफैक्ट उसको जमा करना है अलग से, तो जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज खर्चा डिसल हो जाता वो। अंडरस्टूड? तो वो टीडीएस जमा करेगी मेरे नाम से, तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि मुझे यूरोप का टूर मिला है जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए है, तो मुझे अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी 4 लाख रुपए की। Now 194S क्या है ये भाई, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है, ठीक है, अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं 50,000 रुपए से ज्यादा का, तो 1% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, कैसे कटेगा, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बिटकॉइन खरीदा, तो मैं आपको अगर 50,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करूंगा तो 1% टीडीएस काट लूंगा। ठीक है, तो जो भी बंदा वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदेगा उसको क्या करना है, पेमेंट में से टीडीएस काटना है। एनीबडी हु इज परचेजिंग वुड डिडक्ट दिस टीडीएस वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पे। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट 50,000 इफ कंसिडरेशन पेबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट कर रहा है तो वो 1% टीडीएस काटेगा, और अदर पर्सन अगर है तो 10,000 रुपए के ऊपर ही 1% टीडीएस काटेंगे। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है वो पर्सन जिनको टीडीएस काटने की लायबिलिटी होती है, उसी को स्पेसिफाइड कहते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन वो है हुज टर्नओवर एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट। कौन सी लिमिट, 1 करोड़ 50 लाख, बिजनेस के केस में 1 करोड़ और प्रोफेशन के केस में 50 लाख। ये जो लिमिट जिसकी एक्सीड कर जाती है उसको स्पेसिफाइड पर्सन बोल रहे हैं। अब देखिए मुझे पेमेंट कौन करेगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, मैं जो
क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है उन्हीं को क्या करता हूँ, उन्हीं के थ्रू ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल करता हूँ। तो वो क्या करेंगे, जब भी मुझे पेमेंट करेंगे 50,000 रुपए से ऊपर की, तो वो 1% टीडीएस काट लेंगे। ठीक है, मतलब जब भी मैंने बिटकॉइन बेचा तो एक्सचेंज अब मुझे पेमेंट करेगा, जिस एक्सचेंज के थ्रू मैंने बेचा, ठीक है, तो एक्सचेंज मुझे पेमेंट करेगा तो 1% का टीडीएस काट लेगा, अगर वो स्पेसिफाइड है। अगर वो एक्सचेंज स्पेसिफाइड नहीं है तो वो 10,000 के ऊपर ही टीडीएस काट लेगा। लेकिन वो एक्सचेंज स्पेसिफाइड होगा, हाँ भाई, उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगा, वो स्पेसिफाइड पर्सन ही होगा। ठीक है, अच्छा, क्या हम दोनों आपस में भी एक दूसरे को बिटकॉइन बेचना खरीदना कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है और आपको पेमेंट कर रहे हैं तो हम 10,000 रुपए के ऊपर ही 1% का टीडीएस काट लेंगे, अगर बिटकॉइन की पेमेंट कर रहे हैं। राइट, सो ये थे डिफरेंट टीडीएस के रेट्स, और आपने सारे के सारे टीडीएस के रेट्स देख लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतने से बात खत्म नहीं हो जाती, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है कि भाई टीडीएस कैसे कटता है, अगर देर से काटे तो क्या होगा, अगर देर से जमा किए तो कैसे इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट यू हैव आल्सो टू लर्न टीसीएस। तो आपने आज की क्लास में टीडीएस का रेट्स खत्म कर लिया। विल स्टॉप हियर।